रतन टाटा की मेरी जिंदगी में सर शायद मेरे बाप से भी ज्यादा अहमियत है। But Tata is equals to love, growth, sacrifices, innovation, people, public, nation। हम्म, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट टाटा का मतलब ट्रस्ट। मैंने मेरा बिजनेस, मेरे चाहे मेरी बिजनेस लाइफ हो, चाहे मेरी इंस्पिरेशन हो, चाहे मेरे बिजनेस के प्रिंसिपल हो, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ के प्रिंसिपल्स हो, मेरी हर चीज के पीछे रतन टाटा है ही है। हम्म। हजारों लोग हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर दीपक कुमार। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हम इनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। सर, कुछ अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो मोदी जी ने विजिट किया है जम्मू और कश्मीर का, और वहां पर बहुत बड़े ऐलानात किए गए हैं। बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र हुआ है। कुछ इफ्तिताह भी किए हैं उन्होंने, और कुछ जो है वो दावे भी किए हैं। ये सारे हम आपसे जानेंगे। उसके साथ साथ और भी कुछ टॉपिक हैं, लेकिन हम पहले इसी के ऊपर बात करते हैं। कुछ बताइएगा कि कितने हजार करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं उन्होंने अनाउंस किए हैं, और उसके साथ में कुछ पॉलिटिकल बात भी उन्होंने की है कि 370 को लेके। उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले ये बताइएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि कश्मीरियों को मिलने जा रही हैं। देखिए सर, इसमें सब मेजोरिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं इस बार ये जम्मू में अनाउंस हुए हैं। इसमें कुछ हैं जो कश्मीर के लिए हैं, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कश्मीर जम्मू दोनों में है। पर मेजोरिटी इसमें ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हम्म, इसके जम्मू से ताल्लुक रखते हैं। और 36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हम्म, अनाउंस किए गए हैं। बहुत बड़ा पैकेज इस बार 32,000, सॉरी, 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं। इसके अंदर हर किस्म के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर आपके रोड, रेलवे, पावर, आपके जो सिविक अथॉरिटीज के जो काम होते हैं उनसे लेके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो कश्मीर में माइग्रेंट लेबर काम करती है, आपके ब्रिजेस, पुल्स जो शहर के अंदर जो बनाए जाते हैं, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, रेल की कैपेसिटी को डबल करना, इलेक्ट्रीफाई करना, रोड्स को चौड़ा करना या नए रोड बनाना। छोटे छोटे रोड्स हैं, जैसे 4 किलोमीटर का सेक्शन है, कहीं 2 किलोमीटर का सेक्शन है। एक पूरा पेट्रोल टर्मिनल बनाया जा रहा है। उसके अलावा 9 इंडस्ट्रियल ई तैयार किया जाएगा 280 करोड़ के लागत से, ताकि इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिले। और उन 9 इंडस्ट्रियल ई सेट्स मतलब उनको सारा इंडस्ट्री का पूरा सेटअप होगा वहां पर, प्लग एंड प्ले वाला। साथ में जम्मू में एयरपोर्ट अनाउंस किया 820 करोड़ से, तो वो पूरा टर्मिनल और पूरा एयरपोर्ट वगैरह। श्रीनगर का एयरपोर्ट वैसे ही एक्सपेंड हो रहा है ऑलरेडी, उस पर काम चल रहा है एक्सपेंशन पे। तो देखें, ये पहले आपका कश्मीर के प्रोजेक्ट्स हुए, जम्मू में कुछ इन्होंने इनॉग्रेट भी किया, जैसे एम्स इनॉग्रेट किया है, आईआईटी इनॉग्रेट किया, आईआईएम इनॉग्रेट किया, ट्रिपल आईआईटी इनॉग्रेट किया, एनआईटी पहले से वहां पर था। ठीक है, तो कुछ इनॉग्रेट हुए हैं, कुछ के फाउंडेशन स्टोन्स ले हुए हैं। तो ये आगे अब चलता जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि 19 में आर्टिकल 370 हटाता था, जो प्लानिंग थी कि 24 तक कश्मीर की शक्ल बदलनी है। तो कंप्लीटली उस प्लानिंग के हिसाब से तो हम्म, नहीं चल पाया, क्योंकि बीच में 2 साल कोविड आ गया। लेकिन अगर आप 2 साल कोविड के लगा दें, सिर्फ 3 साल के काम में भी काफी हद तक बदलाव लेके आ गए हैं। चाहे वो आपके लॉ एंड ऑर्डर हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स को कंट्रोल करना हो, या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके आना हो, हम्म, चाहे आपके वहां पर फैसिलिटीज सिविक अथॉरिटीज की, या उसको खूबसूरत बनाना है, या इंटरनेशनलाइज करना है, या इंटरनेटी को लाना, चाहे वो G20 के थ्रू लेके आए हैं, चाहे वो आपकी जो उधर इन्वेस्टर समिट के थ्रू लेके आए हैं। ठीक है, चाहे वो आपके मूवीज की शूटिंग वहां पर दोबारा लेके आए हैं, ड्रामों की शूटिंग दोबारा लेके आए हैं, टूरिज्म दोबारा लेके आए हैं। तो काफी हद तक काम हुआ है 3 साल में, बहुत कम टाइम में। हम्म, ऐसा नहीं है कि कोविड में काम नहीं हो रहा था, लेकिन वैसे ज्यादा कोविड है तो वो स्पेस पे, उस क्वांटम पे और उस स्केल पे, उस स्पेस पे काम नहीं हो रहा था, क्योंकि वैसे ज्यादा कोविड पे हर चीज ब्लॉक थी, बंद थी, खत्म थी। तो उस हिसाब से भी देखा जाए 3 काम हुआ है, हम्म, बहुत चेंजेस लाए हैं। अगर बिल फर्ज अगर आप देखें हम्म, तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के ही आप नंबर देख लें तो वो ही बहुत हैरान कुन है। पत्थर जो फेंकते थे के बाद, हम्म, नमाज के बाद, वो 0 हो चुका है। अगर जो डेथ्स होती हैं,
सिविलियन और आर्म फोर्सेस दोनों की डेथ्स में, सिविलियन डेथ्स में 70% की कमी आई है, आर्म फोर्सेस की डेथ में 60% समथिंग की कमी आई है। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता 70 समथिंग या 60 समथिंग है जी। दोनों का। इसी तरीके से बाकी सारी चीजों में भी आपकी आई है। फिर बिजनेसेस आप देखें तो वहां पर इन्वेस्टमेंट, चाहे वो इंटरनेशनल मुल्क इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे इंटरनेशनल कंपनी इन्वेस्ट कर रही हो, और लोकल कंपनियां जो इंडिया की हैं, जैसे बिल्कुल। जिंदल ग्रुप का स्टील प्लांट का फाउंडेशन लग चुका है। ऑलरेडी आपके रिजॉर्ट्स थे, जो होटल्स थे, वो आपके पीक पे चल रहे हैं, 12 महीने बुक हैं। लेकिन साथ में आपके दूसरे नए प्लेयर्स आ रहे हैं, और नए रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, और नए होटल्स बन रहे हैं। गुलमर्ग वाली साइड पे लोग लेजर एक्टिविटी कर रहे हैं बिजनेसेस में, वो चाहे वो स्नो स्कीइंग हो, जेट स्कीइंग जो स्नो पे होती है वो हो गई, आपकी स्कीइंग हो गई, हाइकिंग हो गई, या जो स्नो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें होती हैं, आइस स्केटिंग वगैरह, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हो गई। उसके अलावा इंडिया की तकरीबन स्कीमों को वो ये लोग इंडिया जम्मू कश्मीर में लेके आए हैं। इसी दौरान आप देखें पंचायत इलेक्शन भी हुए हैं जम्मू कश्मीर में। तो साथ साथ डेमोक्रेसी को उधर रिवाइव करना, और उसको आने वाले हम्म। स्टेट इलेक्शन या स्टेटहुड की तरफ जो लेके जा रहे हैं, तो वो भी काम होता जा रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसका भी काम चलता जा रहा है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, कैपिटलिस्ट जितने काम है, चाहे बिजनेसेस को उधर लाना है, एफडीआई लाना, तो वो काम भी चलता जा रहा है। हर चीज साथ ही साथ चलती जा रही है। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, एक और उन्होंने बड़ा वहां पर एक दावा किया है मोदी जी, जो जिस चीज की गारंटी देते हैं वो पता है आपको पूरी होती है। तो उन्होंने एक चीज की गारंटी वहां पर दी है, लोगों को बताया है कि जी 370 के धारा का मैंने वादा किया था आपसे, वो खत्म होगा, वो जैसे मैंने वो खत्म किया है। अब मैं एक और आपको बता रहा हूं कि 370 को लेकर ही इस दफा जो इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी 370 से ज्यादा सीट लेगी। सिर्फ बीजेपी की बात की है, अलायंस की बात नहीं की। तो हाँ उनके इस दावे को आप कैसे देख रहे हैं कि वाकई ऐसे हो जाएगा कि बीजेपी अकेली 370 से ज्यादा सीट ली जाएगी? सर, जब मोदी कह रहे हैं तो हो जाएगी। ठीक है। हम्म। अब देखें, हमने क्या कहा था, हमने कहा था एनडीए की सीटें आएंगी 370 के आसपास। मोदी जी ने कहा कि सिर्फ बीजेपी की 370 आएंगी। तो मोदी जी कह रहे हैं तो आ जाएंगी, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात मैं आपको, या आपको एक पॉइंट आउट करता हूँ एक हम्म। चीज। हम्म। इंडिया में जितनी सीटें हम्म। हैं उनको डिवाइड बाय 3 करके और फिर प्लस करें, तो 362 या 363 सीट्स पे जाके आपकी मेजोरिटी बनती है, 2/3 मेजोरिटी। हम्म। 370 सीटें बीजेपी का हम्म। पास, मतलब है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2/3 जिसे कहते हैं। हम्म। हम्म। 2/3 मेजोरिटी से हम्म। बहुत बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं। और मोदी जी ने अभी हम्म। रिसेंटली कहा है कि आने वाले वक्त हम्म। में, आने वाले टर्म में बहुत बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे, बहुत कड़े फैसले किए जाएंगे, जो विकसित हम्म। भारत फाउंडेशन नींव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं, नए कानून भी आ सकते हैं, पुराने कानून बंद खत्म भी किए जा सकते हैं, हम्म। या ऑलरेडी जो लागू कानून है उनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। बहुत कुछ हो सकता है 2/3 मेजोरिटी में। ठीक है। तो ये चीज देखने वाली हम्म। है कि 370 और 362 63 पे आपकी सेकंड 2/3 मेजोरिटी। ये फिर इलेक्शन वाले में मैं फिर डिटेल में हम्म। आपको कवर करूंगा कि उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन मोदी कह हम्म। रहे हैं तो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन की बिल्कुल। देखें, दिमाग तो देखें मोदी का है, अमित शाह है, हम्म। राजनाथ सिंह है, और जेपी नड्डा, ये जो टॉप ब्रास है, जिसको टॉप कहते हैं, बीजेपी की हम्म। टॉप ब्रास। कमांड देखें मोटा भाई के हाथ में, और मोटा भाई है हम्म। चाणक्य, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स के। तो अब मोटा भाई से कौन बचा है? वैसे इंडिया में कहावत है, या तो इंडिया में सरकार भाजपा बनाती है, अरे नहीं, इंडिया में कहावत है, या तो भाजपा वो इलेक्शन जीतती है, या मोटा भाई इलेक्शन जीतता है। अच्छा, इतना उनका अहम रोल है। इतना अहम रोल है, इवन हारने में भी उनका उतना ही अहम रोल है। जिस तरह वो बिहार हार गए थे, जिस तरह से वो वेस्ट बंगाल में जानबूझ के आखिर में कैंपेनिंग ही नहीं करने गए ताकि सीटें उनकी कम आए, उसके पीछे भी हम्म। बहुत सारी चालें, पॉलिटिकल चालें होती हैं। पॉलिटिक्स में सिर्फ अच्छा। जीतना नहीं, कभी कभी हारना भी उतना ही लाजमी हो जाता है। कभी कभी खुद के हाथ भी हम्म। गंदे करने पड़ते हैं ताकि दूसरों को एक्सपोज कर सके। तो पॉलिटिक्स ऐसी चीज है। हम्म।
ये आपको इलेक्शन वो अगली वीडियो बिल्कुल में सही। सुनाऊंगा, इलेक्शन वाली, क्या बीजेपी ने अपने चलें। हाथ कैसे किए हैं। सही। अच्छा, एक और हमें बताइएगा कि 83 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ आने वाले दिनों के अंदर उनका इनॉग्रेशन हो रहा है। ये थोड़ी-सी इसकी भी डिटेल बता दें हमें। पर लास्ट टाइम भी हमारी एक बात हो रही थी हेल्थ केयर पे, कि भाई हुँ, डिमांड इतनी है, सप्लाई उतनी नहीं है। इस वजह से हुँ, लोग जाते हैं पढ़ने, और इस वजह से इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज हैं वो उसकी क्वालिटी उतनी अप टू मार्क नहीं है। अगर एवरेज देखा जाए, हुँ, अगर एवरेज निकालेंगे तो वो उतनी अप टू मार्क नहीं है। अब इक्का दुक्का ऐसे बोलेंगे कि अपोलो की अच्छी है, फोर्टिस की अच्छी है, लेकिन ओवरऑल एवरेज निकालो तो हुँ, डिमांड सप्लाई का मसला है। देखिए हुँ, स्टूडेंट्स में भी आपका क्या होता है, पहले गवर्नमेंट का जितनी हमारे पास आवाम है उतने प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए, वो कंप्लीट हो गया। आवाम है उतने सेकेंडरी स्कूल होने चाहिए, वो कंप्लीट हो गया। जितनी आवाम है उतने कॉलेजेस होने चाहिए, वो भी कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब है। वो अभी तक 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, पर 90% से ऊपर हो चुका है। एक दिन में 2 कॉलेज हुँ। पिछले 10 साल में, मतलब 7,000 के अच्छा। करीब कॉलेजेस 10 साल में। अब यूनिवर्सिटियां, कॉलेज के हुँ, बाद क्या है, यूनिवर्सिटी है। तो अब जितनी आपके पास डिमांड है उतनी आपको सप्लाई क्रिएट करनी है, तो आप यूनिवर्सिटियां बनाते जाओगे हुँ, ताकि आपकी आबादी इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़े, बाहर ना जाना, खर्च ना करना पड़े। क्योंकि देखें जब स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं ना, काम करने जाते हैं वो हुँ, रेमिटेंस भेजते हैं, लेकिन जब पढ़ने जाते हैं ना तो इंडिया से पैसा जाता है डॉलर में, बिल्कुल, बिल्कुल। रिजर्व हुँ, से। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है। और इसके साथ साथ आप देखें इसके अंदर 10 IITs हैं, आपके 3 IIMs हुँ, हैं, 12 सेंट्रल हुँ, यूनिवर्सिटीज हैं, 25 केंद्रीय विद्यालय हैं, इसमें से 13 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, आपके आपके 2 स्किल इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, ये टोटल 83 है, जिसमें से कुछ इनॉग्रेट हो रहे हैं, कुछ का फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा 1-2 दिनों में या 2-3 दिनों में इनॉग्रेट होंगे, हुँ, कुछ के फाउंडेशन स्टोन्स। तो बिल्कुल आपको सही। उतना फिर सप्लाई भी क्रिएट करनी है हुँ, आबादी के हिसाब से। बिल्कुल सही। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हैं। मैं एक दिन देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर। पहले ही बड़ा इसके अंदर काम हो चुका है, और मज़ीद भी जिस तरीके से काम हो रहा है, तो आने वाले वक़्त में जैसे आपने बोला कि ये इंडिया हर चीज़ में, आपने बोला था कि दूसरे-तीसरे नंबर पर जब तक नहीं आ सकता, तब तक जो है वो सुपर पावर बनने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल सर, अगर आप दूसरा देखें ना कि ये सारी गवर्नमेंट या जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस खोल सकती है, इसमें से हुँ, सारे गवर्नमेंट के, प्राइवेट तो कोई भी नहीं है। प्राइवेट जितनी खुल रही है वो अलग है, उसका नंबर अलग हुँ, है। ठीक है, चाहे प्राइवेट हुँ, कॉलेजेस हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, वो जो खुल रही है वो अलग है। सही। और बाकी बात रही देखें, हुँ, गवर्नमेंट इंडिया में ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है ना सर, मैं पढ़ के, मैं उनके नाम पढ़ के मैं खुद हैरान हो गया था। मतलब बंदा है ना, हुँ, दिमाग थोड़ा है ना, एक बार ठंकता है कि यार वाकई ये इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हुँ, जैसे मैं आपको अगर कुछ सुनाऊं तो, जैसे कि एक दो का जिसका नाम सुन के मेरे को थोड़ा सा धक्का लगा था, मैंने बोला यार वाकई इसके ऊपर भी होता है, तो रुके, मैं आपको है ना एक का नाम सुनाता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, मसालों के ऊपर। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाह! पल्सेस रिसर्च। ठीक है, इंडियन वाह! इंस्टीट्यूट ऑफ वूल, जो होता है ना, वूल होता है जैसे हुँ, टेक्सटाइल में आपका जो जी, यूज होता है, ऊन। हुँ, दुम्बे का, उसके ऊपर एक पूरा जी, ऊन। इंस्टीट्यूट है। अच्छा। नेचुरल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हरियाणा में है। तो ऐसे हुँ, ऐसे इंस्टीट्यूट, मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा, आप भी देखें, आपको भी मजा आएगा। बहुत इतने वाह जी वाह! इंस्टीट्यूट हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हुँ, बड़ी बात है जी। अच्छा, आपने बात की फार्मर प्रोटेस्ट अपडेट, ये इसके ऊपर हमें बताइएगा कि क्या चल रहा है? कुछ हालात नॉर्मल होने शुरू हुए हैं? लास्ट टाइम तक तो हमने जो बात की थी उसको, उससे आगे कंटिन्यू करूंगा, उसको रिपीट नहीं करूंगा। अपडेट में ये हुँ, हुआ है कि हमारी जो लास्ट बात हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आज एक आया है, सुप्रीम कोर्ट का आया है कि हाई कोर्ट का आया है, कि ये जो ट्रैक्टर्स वगैरह लेके आए ना, इन सबको हुँ, जब्त करो। ट्रैक्टर को, आप हाईवे पे ट्रैक्टर चल हुँ, कैसे रहे हैं, पहली बात तो।
हाईवे पे शहरों में ट्रैक्टर चल कैसे रहे हैं? ये तो आपके लॉस के, जी। ट्रैफिक लॉस के खिलाफ है। हुँ, ठीक है, तो पहले तो हुँ, इनको ये आ गया। साथ में क्या हुआ, पीयूष गोयल जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड वगैरह है, ये प्रपोजल लेके गए फार्मर्स के पास परसों, कल या परसों, कि ये चीजें आप बताओ, आप मानते हो नहीं मानते। अब उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था हुँ, कि आप मेज उगाओ, आप दालें उगाओ, ठीक है, और आप साथ में कॉटन उगाओ। ये 3 चीजें आप उगाओ। हम 5 साल का एग्रीमेंट आपके साथ करते हैं। 5 साल में हम हुँ, अनलिमिटेड खरीदेंगे, कोई क्वांटिटी का कैप इसके ऊपर हुँ, नहीं लगेगा, और एमएसपी पे खरीदेंगे। एमएसपी भी एग्रीमेंट में लिखेंगे हम कि 5 साल तक इस ये एमएसपी हम आपको हुँ, इस एमएसपी पे आपसे अनलिमिटेड क्वांटिटी खरीदेंगे। हुँ, पंजाब और हरियाणा। अब अच्छा है, ठीक है। अब आप खुद बताएं कि किसी भी फार्मर के लिए तो ये अच्छी चीज ही है ना। गवर्नमेंट कह रही है कि एक चीज उगाओ, 5 साल का रिटन एग्रीमेंट दे, हुँ। लिमिटेड तुमसे ये सारी चीजें खरीद लेंगे, और एमएसपी और भी क्या चाहिए? लिखा हुआ हो। लेकिन अब इधर ही आता है खेल। खेल क्या आता है? अच्छा, हुँ, पहली चीज, यही अनाज क्यों, दालें, कॉटन और मेज ही क्यों, कोई और अनाज क्यों नहीं? इसकी 2 वजह है। पहली वजह, ये तीनों अनाज जो हैं वो हल्की फुल्की मिट्टी में भी उग जाते हैं, नॉर्मल जमीन हुँ, पे भी उग जाते हैं, जो पंजाब और हरियाणा की है सूखी मिट्टी जिसे कहते हैं, या हल्की फुल्की, ज्यादा फर्टाइल, हेवीली फर्टाइल आपको नहीं चाहिए। हुँ, दूसरी वजह, जो दालें और मेज है इंडिया वो इंपोर्ट करता है। ठीक है, हुँ, जब इंपोर्ट इंडिया करता है तो इंपोर्ट कहां से होता है? सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है कनाडा से, सेकंड होता है मोजाम्बिक से। अब जी। लास्ट वीडियो में हमने खालिस्तानियों का कनेक्शन वीडियो सब दिखाई थी। कनाडा में जो इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं ना दालें और मेज, 70 to 80% हुँ, खालिस्तानियों की कंपनियां या खालिस्तानियों की जमीनें हैं। तो बेसिकली मोदी जी ने, हुँ, पीयूष का ये काम किया है कि ये तुम्हारे पास ऑफर है हमारी गवर्नमेंट की, जो कि बहुत वीआईपी ऑफर है, ठीक है, तुम ये ले लो। ठीक हुँ, है, अब फार्मर इसमें फंस गए, इसको कहते हैं चेकमेट, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अगर हुँ, वो एग्रीमेंट कर लेते हैं हुँ, तो इनके बाप जो बैठे हैं वो तो भूखे मर जाएंगे ना, उनका तो धंधा खत्म हो गया कनाडा में। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। खालिस्तानियों के बाप। अच्छा, जी। अगर ये एग्रीमेंट नहीं लेते, तो इतना अच्छा एग्रीमेंट नहीं लेते फार्मर, तो इसका मतलब वो एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को, क्या भाई हमें कोई ताल्लुक हुँ, नहीं है फार्मिंग से, खेती से, एमएसपी से। हुँ, जो वीडियोस में जो हुँ, बयानबाजी है वो है हकीकत। मोदी को हटाना हुँ, है, मोदी की रेटिंग ऊपर चली गई है, इलेक्शन में हुँ, मोदी नहीं आना चाहिए, कांग्रेस को लाना है, हुँ, वो करके फंसा दिया मोदी जी ने। हुँ, हुँ, और उन्होंने मना भी कर दिया, बिल्कुल ये भी ऐसे ही। आपको बता दूं, वो मना कर चुके हैं। हुँ, ये कल की खबर है, मना कर चुके हैं ये। हुँ, सही। बता दिया बिल्कुल। तो अच्छा, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। मालदीव जो है वो भी फँस चुका है बुरी तरीके से। और वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो वो बुद्धू घर को आया हुआ है पैसे मांगने के लिए आपके पास, इंडिया के पास, भारत के पास। तो क्या अब हालात क्या है ये भी बताइएगा, मालदीव के हालात क्या है? और अब इस जो वो फंसा बैठा है और मदद के लिए मदद मांग रहा है, उसके ऊपर भारत का क्या रिस्पॉन्स है, ये भी बताएं। देखिए सर, अभी तक ऑफिशियली कोई मदद मांगी नहीं गई है, ठीक है। हम्म। लेकिन इसमें एक मजे की बात यह है कि जो इसके खास बंदे थे पार्टी के, या जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, उनकी जो ट्वीटें थी, जी। उन्होंने ट्वीटें करके बोला है कि इंडिया में तो 1.3 बिलियन लोग हैं, तो अगर हर बंदा $1 भी देगा तो हमारा $3 बिलियन में से 1.3 चुक जाएगा। अच्छा, उसी सेम भाई साहब ने जनवरी का भी ट्वीट है। जनवरी में उसने ट्वीट किया है, हम्म। मालदीव को कमजोर मत समझना, हम अगर इधर इंडिया ने नजरें रखी तो पूरा मालदीव गोलियां चला के लड़ाएगा। हमारे पास साथ चाइना तो ऑलरेडी है, और पाकिस्तान हमसे एक फोन कॉल की दूरी पे है। सेम बंदा फरवरी में ट्वीट करता है कि हर इंडियन $1-1 दे। ठीक है, अब मालदीव फंसा कहां पर? इनकम कम हुई, हम्म, एक्सपोर्ट्स कम हो गई इंडिया की। जो इंपोर्ट मालदीव करता था चीजें खाने पीने की, मसालों की, जो भी आगे पीछे जरूरत की चीजें, जी। वो इंडिया ने उनको दिया हुआ था कंसेशंस। इंडिया ने कंसेशंस हटा दिए।
तो उनको माल पड़ गया महंगा, हालत बुरी हो गई। आईएमएफ कहता है कि तुम्हारा ये जो $3 बिलियन का लोन है ना जो चाइना से लिया हुआ है, अच्छा बाय द वे मैं आपको बता दूं इंडिया का भी ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन ही है मालदीव के ऊपर लोन। अच्छा। लेकिन मसला हम्म, इंडिया चाइना वाला है, क्योंकि चाइना के होते सीक्रेट एग्रीमेंट जो कि पब्लिक में तो कभी आएंगे ही हम्म, नहीं। आईएमएफ ने कहा है कि तुम अगर ये जल्द से जल्द तुमने पे नहीं किए तो तुम बैंकरप्ट हो सकते हो इसी अगले क्वार्टर में, इसी साल अगले क्वार्टर में। अब एक और चीज, इंडिया से तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं क्योंकि मालदीव ने ऑफिशियली नहीं मांगे कोई भी मदद। हाँ लेकिन एक होता है ना हम्म, मीडिया के थ्रू चीत वगैरह वो शुरू हो गई है, ट्विटर सोशल मीडिया पे। हम्म। मार्च में 17 मार्च को तो वैसे क्या? मालदीव 17 मार्च को जी। मालदीव के पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। हम्म। नो कॉन्फिडेंस वोट होके हट भी सकता है मीजू। अच्छा, यानी आपको तब्दीली नजर आ रही वहां पर, जिस तरह के उनके मुआशी हालात हैं वो पछता रहे होंगे कि उनके जो लोग हैं उन्होंने गलती की जिसकी वजह से सारा का सारा ये उनका जो एक चलता हुआ निजाम जो है वो बैठ गया है। बिल्कुल। अभी तो और बैठेगा। तो इंडिया की एक बिल्कुल। देखे मीजू के अलावा भी कोई और आ गया ना, इतनी आसानी से इंडिया देगा नहीं। इंडिया देगा क्योंकि वो तो इंडिया की फेवर वाला ही आ गया ना, पर इतनी हम्म, आसानी से नहीं देगा। मालदीव के अवाम को पता होना चाहिए कि इंडिया की वैल्यू क्या है। उनको सबक सिखा के देगा कि अगले 100 साल बिल्कुल में इंडिया के खिलाफ मत जाना। सही। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और टॉपिक उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टाटा ग्रुप के आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है मैं चैनल्स के ऊपर भी देख रहा था, और कुछ जो पाकिस्तानी जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है। टाटा ग्रुप के जो टोटल वर्थ है उसके बारे में बात की गई है कि वो पाकिस्तान की जो जीडीपी है उससे भी ज्यादा उनके असासे हैं। तो ये इसको कैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान अपने तो दावे तो बहुत करता है लेकिन इंडिया की एक कंपनी जो है वो उससे भी ज्यादा जीडीपी या उसकी जो वर्थ है वो उससे भी ज्यादा है, ये क्या माजरा है? देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि टाटा ग्रुप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आई है $365 बिलियन, जो पाकिस्तान से भी ज्यादा है, पाकिस्तान की हम्म। जीडीपी से। ये टाटा ग्रुप की सिर्फ 30 कंपनीज हम्म। की, 30 कंपनियां जो पब्लिकली लिस्टेड है। अच्छा। टाटा ग्रुप की अच्छा, इसके अलावा भी है? 1200 के आसपास कंपनी है, एसोसिएट कंपनीज, अच्छा। सब्सिडरी कंपनीज, हम्म। आपकी माइनॉरिटी हम्म। स्टेक कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स। ठीक है, ऐसे कर करके टाटा ग्रुप की 1200 कंपनी है पूरी दुनिया भर में, हम्म। सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया भर में। हम्म। ये सिर्फ 30 कंपनीज हैं। अगर ये इंडिया की 30 अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, इस 30 में से एक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सिर्फ एक अकेली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज $180 बिलियन है, $180 बिलियन। ओह। तो पाकिस्तान की आधी जीडीपी से ज्यादा, आधी जीडीपी के बराबर, इक्वल लगाने। अब ये लड़ना चाहते हैं इंडिया से। ठीक है, पहली बात तो देखिए कंपैरिजन बनता नहीं है, दूसरी बात कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, रियलाइजेशन करनी चाहिए। ठीक है, इसी टाटा ग्रुप से मोटिवेट होना चाहिए, वो होंगे नहीं। ठीक है, वो नहीं होने वाले, लेकिन क्या होना चाहिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, मोटिवेट होना चाहिए। हमारी प्राइवेट कंपनियों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को सीखना चाहिए। ठीक है, काम करना चाहिए और उनके रास्ते पे चलना चाहिए। हम्म। रतन टाटा की मेरी जिंदगी में सर शायद मेरे बाप से भी ज्यादा अहमियत है। अच्छा। उस मैंने मेरा बिजनेस, मेरे चाहे मेरी बिजनेस लाइफ हो, चाहे मेरी इंस्पिरेशन हो, चाहे मेरे बिजनेस के प्रिंसिपल हो, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ के प्रिंसिपल्स हो, मेरी हर चीज के पीछे रतन टाटा है ही है। हम्म। हजारों लोग हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि दुनिया का सबसे शैतान इंसान जो होता है ना, उस शैतान से भी आप सीख सकते हो, जैसे हिटलर। ठीक है, क्योंकि दिमाग तो होता है ना, शैतान है वो अलग चीज है। लेकिन एक होता है ना कि सबसे ज्यादा मैंने किससे सीखा, सबसे ज्यादा मैंने इंस्पिरेशन किससे ली, या सबसे ज्यादा मैं किसकी इज्जत करता हूं, तो वो रतन टाटा। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, हम्म। $1 ट्रिलियन से ऊपर की कंपनी है। ये सिर्फ अपने फाउंडेशन को डोनेट करना, मैंने हमेशा कहा है ना आपको, इंडिया की सारी कंपनियां
ठीक है। बड़ी देखें। रतन टाटा एक अलग है, वो टाटा ग्रुप अलग है, वो अलग लेवल पे है, वो एक लीग ही अलग है। उस लीग में सिर्फ टाटा ग्रुप है, उस लीग में दुनिया की कोई कंपनी नहीं है, दुनिया की। क्योंकि अगर दुनिया में आप देखें तो $3 ट्रिलियन की भी कंपनी आ चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, टू का एप्पल, अरामको वगैरह है। 1 ट्रिलियन पे एनवीडिया है, आपकी अमेजोन है, गूगल वगैरह है। ठीक है, आप ये 6-7 कंपनियां 10-12 ट्रिलियन, आपकी 10 ट्रिलियन के आसपास बन जाती हैं। पर टाटा अलग लेवल पे है, वो लीग अलग है, उस लीग में दुनिया में कोई उसको कॉम्पीट करने वाला नहीं है। और फिर टाटा ग्रुप की अभी आज ही खबर आई है, टाटा ग्रुप जो है सर, वो दो बड़ी चिप सेमीकंडक्टर कंपनीज के साथ उनकी बातचीत चल रही है, ताइवानीज चिप मेकर्स ईएसएमसी और यूएमसी ग्रुप। ऐसी बात है, अच्छा। दोनों के साथ बातचीत चल रही है, जिसके साथ बातचीत हो गई तो उनके साथ मिलकर ढोलेरा में फैब्रिकेशन प्लांट लगाएंगे ये सेमीकंडक्टर का। हम्म, हम्म। टाटा के अच्छा, ऊपर से मैं घंटा बोल सकता हूँ। मैं मैं जो चीज मुझे नजर आ रही है ना, आपके जो एहसासात हैं, आपकी जो फीलिंग है, मुझे ये लगता है कि टाटा एक सिर्फ बिजनेस का नाम नहीं है, एक बिजनेस कंपनी नहीं है। ये इससे भी आगे है। ये इंडिया के साथ इनकी जो मोहब्बत है, इंडिया के साथ जो इनका लगाव है, ये मैं समझता हूँ कि वो बाकी कंपनीज की निस्बत टाटा ग्रुप जो है वो उससे भी आगे बढ़कर है कुछ। बट टाटा टाटा इज इक्वल्स टू लव, ग्रोथ, सेक्रीफाइसेस, इनोवेशन, पीपल, पब्लिक, नेशन। हम्म, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, टाटा का मतलब ट्रस्ट। हम्म, वाहिद एक ही कंपनी है पूरी दुनिया में जो इतना सब कुछ हो सकती है। हम्म, सही। सर, एक दो टॉपिक और हैं, उनको भी ऐड कर लें या इस वीडियो को यहाँ पर इख्तिताम पजीर करें? ऐड कर लें, इसी में कर लें। जी। अच्छा सर, एक दो टॉपिक और हैं, उसके बारे में भी आपकी राय जानूंगा। रायसेना, ये डायलॉग कुछ हो रहे हैं इंडिया के अंदर, इनकी जरा डिटेल बताइएगा हमें। रायसेना डायलॉग पिछले 10 साल, अभी 10 साल पूरे हो जाएंगे, कल से शुरू हो रहे हैं, 21 तारीख से 23 तक चलेंगे। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक फोरम है, कॉन्क्लेव है। अ, मेरे हिसाब से दुनिया का वाहिद ऐसा कॉन्क्लेव है जहां पर मल्टीपल इश्यूज पे बात की जाती है। बहुत सारे कॉन्क्लेव हैं, हम्म, लेकिन कहीं पे से एक पर्टिकुलर चीज पे बात होती है, कहीं पे 2-3 चीजों पे बात होगी। पर रायसेना में डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, हम्म, और आपके हर चीज, फाइनेंस, हर चीज पे बात होती है, डेवलपमेंट वगैरह पे। तो ये कल से शुरू हो रहा है, 115 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम्म, 110 के करीब इसके अंदर कॉन्फ्रेंसेस और पैनल्स डिस्कशंस होंगे, जो हर चीज यूट्यूब पे आएगी। और वैसे देश, हम्म, मेरे ख्याल से इस बार चीफ गेस्ट जो है रायसीना डायलॉग में, वो ग्रीस के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। हम्म, तो जैसे कल शुरू होगा, तो हम्म, जैसे जैसे इसके ऊपर चीजें आएंगी, जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी, तो हम फिर इसके ऊपर आगे डिस्कस करते जाएंगे। लोगों को बोलूंगा कि इसको फॉलो करें, इसको देखें, यहाँ से ऐसी जगहों से पता चलता है कि हम्म, इंडिया की ताकत क्या है। जैसे अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है हम्म, जर्मनी में। ठीक है, एस जी। जयशंकर उधर गए थे, हम्म, बातें हुई, इंडिया को इज्जत मिली, हम्म, वो सब ठीक है। लेकिन एक है ना, फोटो ऑप्स होता है हम्म, जियो पॉलिटिक्स में। हम्म, एक पैनल है जिसपे जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, वैसे आते म्यूनिक है तो जर्मन तो बैठेंगे ही। दूसरा अमेरिका के हम्म, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, सिर्फ 3 जने। मतलब इंडिया अच्छा। इज एट दैट लेवल जहां पर वो अमेरिका और जर्मनी के साथ बैठ के तीन एक पैनल पे, ये स्टेचर हम्म, दिखाता है। ये फोटो ऑप्स होती है, ये बड़ी ऐसी बात है चीज ये। है जिसको नोटिस किया जाता है, ये चीजें बोली नहीं जाती, इन चीजों को नोटिस किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, बॉडी लैंग्वेज हम्म, देखो, वो मिले कैसे, वो देख कैसे रहे थे, वो बैठे हुए कैसे हम्म, थे, कपड़े क्या पहने हुए थे। तो जियो पॉलिटिक्स में हम्म। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आपने सही बोला। जैसे कॉप 28 में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड वाली लाइन में, वो आखिर में खड़े थे, और मोदी बिल्कुल जी जो बिल्कुल सेंटर में वो पहली लाइन में थे। बिल्कुल। बिल्कुल आपने अच्छा, सही इसमें कहा। जो 2-3 चीजें मैं ऐड करूं, यूनियन हम्म, मिनिस्टर धर्मेंद्र ने बोला है कि जो मैट्रिक के और 12वीं की जो क्लासें होंगी, हम्म, मैट्रिक की और 12वीं के, वो आप साल में 2 दफा दे सकते हो, 25 ऑनवर्ड्स, 2025 के बाद से। ये बहुत अच्छा। अच्छी चीज है। दूसरा, हम्म, एक मैं और खबर देता चलूं, सागरिका घोष, ठीक है, राजदीप सरदेसाई की बीवी,
अकॉर्डिंग टू सागरिका घोष एफिडेविट, राजदीप सरदेसाई ने 2019 में 4.5 करोड़ कमाए। कोविड के दौरान उसने 2 करोड़ 83 लाख रुपए कमाए, 2 करोड़ 83 लाख। फिर लेकिन 2023 में जैसे कोविड खत्म हो गया, चीजें खुली, तो वापस इसकी सैलरी बढ़ के 3.54 करोड़ तक चली गई। और एफिडेविट के हिसाब से राजदीप सरदेसाई के पास करीब 25 करोड़ और हैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और बॉन्ड्स में। 2008 में सरदेसाई और सागरिका घोष ने एक घर खरीदा था 25 करोड़ का, जिसकी आज की तारीख में उसकी वैल्यू है करीब 50 करोड़, जो कि मेरे ख्याल से लोधी में है, लोधी में कि लुटियन में, जहां पर दिल्ली में है, प्राइम लोकेशन में, साउथ दिल्ली वाली साइड। अब टीएमसी का राज्यसभा की टिकट मिली है सागरिका और जी, ठीक है। तो मैं फिर लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोई जर्नलिस्ट, जो मियां बीवी दोनों जर्नलिस्ट हैं, वो इतना कमा सकते हैं साल में ईमानदारी से? नहीं। इसके अंदर दो चीजें और मैं ऐड करता हूं। एक है कर्नाटका में, कर्नाटका वालों को तो मजा ही आ जाता है ना सर। एक मिनट, कर्नाटका में क्या हुआ है सर, केरला में वायनाड में राहुल गांधी, अभी वायनाड से सीट है ना राहुल गांधी की, वायनाड में कोई बंदा मरा है, तो उसको राहुल गांधी ने कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे उसकी फैमिली को। लेकिन उसकी 15 लाख जो दी है वो केरला गवर्नमेंट ने नहीं दी है, ना कांग्रेस पार्टी ने दी है, वो कर्नाटका गवर्नमेंट ने केरला के बंदे को 15 लाख रुपए दिया। तो ये हेरा फेरी देखें। दूसरा, कर्नाटका में जो अभी बजट आया कि इस बजट के तहत अगले एक साल में मंदिरों से 400.5 करोड़ रुपीस लिए जाएंगे मंदिरों से, और 330 करोड़ रुपीस फंड किए जाएंगे माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज सुने, वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड 100 करोड़, पिलग्रिमेज साइट्स 20 करोड़, क्रिश्चियन कम्युनिटी 200 करोड़, और मंगलुरु हज भवन 10 करोड़। और मैं 2 वीडियो आपको देता हूँ, वो आपको अभी भेज देता हूँ, वो आप दोनों इसमें लगा दें। ये एक एलओसी पे मूर्ति और दूसरा एक रजनीकांत की है जी, ये मैंने आप जी। ஸோ எல்லா மதங்களுக்கும், கிறிஸ்துவ மதம், இஸ்லாம் மதம், பௌத்த மதம், அதுக்கெல்லாம் ஸ்தாபகர்கள் இருக்காங்க. அவங்க ஸ்தாபனை பண்ணாங்க, இல்லைன்னா அவங்களுடைய சீடர்கள் ஸ்தாபனை பண்ணாங்க. அந்த ஹிந்து மதத்துக்கு மட்டும் ஸ்தாபகர்கள் கிடையாது. இது சனாதனம். சனாதனம் சொன்னா புராதனம், பழசு, ஆதி. அப்போ ரிஷிகள்
अच्छा, देविक सर, एक और टॉपिक है कि इंडिया में जो है कोई अटैक ऐसा था, टेररिस्ट अटैक होने वाला था, और इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने उसको बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ उसको नाकाम बना दिया। तो वो खबर जरा बताइएगा हमारे देखने वालों को। सर असल में तो पहले एक यूपी की जो एसटीएफ है उन्होंने एक लड़के को पकड़ा जो टाइम बम उसके पास थे, 4 या 5 तैयार थे टाइम बम, और उसने बोला कि मुझे एक खातून, इमराना खातून ने कहा है, उसने ऑर्डर दिए हैं 200 टाइम बम बना के देने। अच्छा। कल जाके इस खातून की गिरफ्तारी हुई है, इमराना खातून की। हम्म। यूपी की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। इमराना खातून के पास से 4 आईईडी मिली हैं तैयार, ठीक है, और इनको लेके गए। इन्होंने 200 आईडी का वो दिया था कि इलेक्शन से पहले फोड़ेंगे तो फिर पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में वो होती है ना जी। डिस्टर्बेंस वगैरह तो फैलाएंगे। अच्छा, 15 साल पहले ये एक नॉर्मल सी लेबर थी, सामान वगैरह कंस्ट्रक्शन साइड पे मजदूर होते हैं ना, दिहाड़ी वाले, 15 साल पहले। आज के वक्त इसके पास 40 करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं दिल्ली और यूपी में। और ये अच्छा। आम आदमी पार्टी के जो लीडर है जो जेल में है, उसकी बहुत हम्म। करीबी समझी जाती है। अभी तो एजेंसियों ने गिरफ्तार किया, बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत कुछ पता चलेगा। इसी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से रिलेटेड एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के ऊपर भी आया है, खुलासा हुआ है, होने वाला है खुलासा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उस खुलासे पे भी हम बात वीडियो में। जी जी बिल्कुल सही। देविक सर, ये सारे टॉपिक तो हो गए, एंड पे कोई आप कंक्लूजन करना चाहें इनके ऊपर? ये फिर कंक्लूजन तो मेरे पास फिलहाल ऐसा कुछ खास सच है नहीं, लेकिन जी। बाकी सारी चीज हमने कवर कर दी हैं। पर आज एक था कि वो मैं फिर इतना कहना चाहूंगा कि दिमाग थोड़ा ठंडा रखो, ठीक है। हम्म। सारे काम हो रहे हैं। अगली कुछ वीडियोस में आपके कुछ ऐसे सवाल हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में इंडिया में पॉलिटिकली बहुत कुछ हुआ है, चाहे वो कमलनाथ से रिलेटेड हो, अशोक चौहान वाला किस्सा हो, चाहे वो पंजाब का जो स्टेबिलिटी है वो हो, चाहे आपके चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन वाली चीजें हो, ठीक है, या आपका जो दूसरी चीजें हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो तमिलनाडु में आपके हो एमएलए हो, या वो आसाम के 6 कांग्रेस के एमएलए जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत जल्द मैं अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। अपना दिमाग ठंडा, ठीक है, और बीजेपी को ही वोट दे, बस। बाकी हम इसको जी। एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये सारे करप्ट लोगों को किस तरह लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि शरीफ है, ठीक है। हम्म। सर्टिफाइड करप्ट है, सर्टिफाइड करप्ट। लेकिन क्यों लिया जा रहा है, वजह क्या है, इसका क्या होने क्या वाला है, दिमाग में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, इसको हम फिर आगे जाके समझाएंगे आपको। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी सारी डिटेल के साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो जैसे आपने बोला, ये सारे जो चीज़ें हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो सारी चीज़ों को एक्सपोज भी करेंगे, अब ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो इलेक्शन से पहले उनका माइंड क्लियर होना चाहिए कि कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो अपने मुल्क के लिए। ये तो वैसे मैं पाकिस्तान में बैठकर मेरा माइंड तो बिल्कुल क्लियर है कि मोदी जी जिस तरीके से भारत को लेकर चल रहे हैं, तो दूसरी तो कोई ऑप्शन बचते ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मेंटली थोड़ा सा जिनको क्लियर होने की जरूरत है, तो वो हमारी उम्मीद है वीडियो से वो सारी उनकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर।